नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोका चैनल पर। आज हम करेंगे दया प्रकाश सिन्हा का नाटक कथा एक कंस की का उद्देश्य। आज हम इसके उद्देश्य पर चर्चा करेंगे, तो आइए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले इस नाटक की अगर बात करें तो ये पौराणिक कथानक पर आधारित नाटक है। ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, क्योंकि इस नाटक पर एक वीडियो मैं पहले करवा चुकी हूँ जिसमें हमने कथानक के बारे में जाना था और उसके जो प्रमुख पात्र हैं उसके बारे में भी मैंने आपको बताया था। उस वीडियो का लिंक मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो आप पहले वो वीडियो देखें, उसके बाद इस प्रश्न को तैयार करें जो इस नाट्य रचना पर आधारित है। तो यहाँ पर नाटक के उद्देश्य की बात कर रहे हैं। देखिए, वैसे अगर देखा जाए तो कोई भी रचना निरुद्देश्य नहीं होती, यानी बिना उद्देश्य के नहीं होती, क्योंकि जो रचनाकार है वो तत्कालीन परिस्थितियों से प्रभावित होकर कोई न कोई कथानक की रचना करता है। तो यहाँ पर भी कथानक तो इसमें पौराणिक है, क्योंकि कंस की जो हम बात कर रहे हैं, कथा एक कंस की, तो कंस कौन है? ये पौराणिक पात्र हैं जो कृष्ण के मामा के रूप में भी जाने जाते हैं और एक अत्याचारी राजा के रूप में इनकी पहचान है। इसी के आधार पर उन्होंने तत्कालीन सामाजिक व राजनीतिक स्थिति का चित्रण किया है। देखिए, कंस अपने समय काल में जब हुए तो उस समय की जो सामाजिक और राजनीतिक स्थिति है वो कोई ज़्यादा अच्छी नहीं थी, क्योंकि कंस एक क्रूर राजा थे। अपने पिता को इन्होंने कारागार में डाल दिया था। पिता के साथ जो व्यक्ति सत्ता लोलुपता के कारण या राजनीति में अपनी पहचान या स्थान बनाने के लिए अपने पिता को जो जेल में डाल सकता है, वो एक क्रूर और अत्याचारी राजा ही हो सकता है। तो यहाँ पर जो राजनीति में या राजनीति जो में अगर देखें तो जो गंदी सत्ता कह सकते हैं, तो ये क्या केवल कंस के समय में थी? वर्तमान समय में क्या राजनीति में कोई छल कपट नहीं है? तो वर्तमान समय की राजनीति से जो लेखक हैं वो प्रभावित हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि कंस केवल पौराणिक समय काल में ही नहीं थे, बल्कि हर युग में कंस पैदा होते हैं। और अपने इसी उद्देश्य को स्पष्ट करने के लिए जो इस नाटक का छठा संस्करण है उसमें अपने भावों को व्यक्त करते हुए उन्होंने बताया है, क्योंकि ये वो समय काल था जब सद्दाम हुसैन अपनी तानाशाही के कारण जाने जाते थे। तो यहाँ पर उन्होंने इस बात को स्पष्ट किया है कि कंस केवल एक अत्याचारी या क्रूर शासक नहीं है, बल्कि प्रत्येक युग में कोई न कोई शासक अपनी क्रूरता के कारण प्रसिद्ध हुआ है या उसने अपनी क्रूरता को समाज में या अपनी राजनीति में दिखाया है। तो यहाँ पर वो सद्दाम हुसैन की फांसी की जो चर्चा है वो छठे संस्करण में करते हैं। वो यहाँ पर बताते हैं कि कथा एक कंस की कथा सद्दाम हुसैन की भी हो सकती है, क्योंकि नागनाथ और सांपनाथ में कोई अंतर नहीं है। सभी तानाशाहों के जीवन का ग्राफ एक सा ही होता है, एक सी उड़ान और एक सा ही पतन। तभी तो उन्होंने अनेक कंसों की कथाओं में से यह नाटक एक की कथा है। जो इतिहास में तानाशाह लगातार आते रहे हैं और भविष्य में आते रहेंगे, उन सब की कथा है ये नाटक। किसी एक कंस की कथा नहीं है, बल्कि उन सभी तानाशाहियों की कथा है जो आते रहे हैं और आते रहेंगे, यानी भूतकाल में भी जो हुए हैं और आने वाले भविष्य में भी जो समाज में और राजनीति में अपने क्रूरता का प्रदर्शन करेंगे, उन सभी तानाशाहियों की कथा है। तो यहाँ पर मूल उद्देश्य क्या है? जो समाज में सामाजिक व्यवस्था को अव्यवस्था में बदलने में और राजनीति में जो छल कपट का प्रयोग करने के लिए जो स्वयं सत्ताधारी बनने की कोशिश में रहते हैं, उन सभी कंस जैसे तानाशाहों को आधार बनाकर इस कथा का चित्रण किया गया है और वही सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियों का उद्घाटन किया गया है। उसके बाद है सत्ता लोभ का उद्घाटन। देखिए, कंस के माध्यम से वर्तमान समय में जो सत्ता लोभ के कारण एक सामान्य जो जन है हमारे बीच में से, समाज का यह एक हिस्सा, वो किस प्रकार अपना स्वरूप बदल लेता है, किस प्रकार वो क्रूर हो जाता है। कंस भी तो किसी बहन का भाई है, किसी पत्नी का पति है, किसी माँ का बेटा है, लेकिन जैसे ही उसे सत्ता का लोभ होता है वो अपना स्वरूप बदल लेता है। अपने पिता को क्रूरता के साथ जेल में बंद करवा देता है। अपनी बहन देवकी को अपनी मृत्यु के डर से उसे क्योंकि ये भविष्यवाणी हुई थी कि जो देवकी के 8वें संतान होगी वो कंस का वध करेगा,
तो इसी डर से, भय से वो देवकी के साथ जो उसके मानवीय संबंध है वो भूल जाता है। वो भूल जाता है कि ये मेरी बहन है, जो मेरा बहनोई है, जो वासुदेव है। तो इस बात को भूलकर वो क्या, एक अत्याचारी राजा की भूमिका में आ जाता है। और किसके कारण? सत्ता के लोभ के कारण। तीसरा अगर हम उद्देश्य देखें तो वो है मानवीय अहंकार का चित्रण। देखिए, मानव जब लोभी हो जाता है, स्वेच्छाचारी हो जाता है, तब वो उस स्तर पर पहुंच जाता है जहां अहंकार ही सर्वस्व है। यानी मानवता के जो भाव हैं वो खत्म हो जाते हैं और अहंकार का भाव सर्वश्रेष्ठ भाव बन जाता है। तो यहाँ पर जो कंस है वो भी एक स्वेच्छाचारी शासक है। जैसा आदेश वही नियम, और जो उस नियम के विरुद्ध जाता है उसका सर कलम कर दिया जाता है। जो उसका विरोध करता है या उसके साथ सहमति नहीं जताता वो कुचल दिया जाता है। यानी एक छत्र शासन किसका है? अहंकारी कंस का। लेकिन एक समय ऐसा आता है जब अपने इसी अहंकार के कारण वो बिल्कुल अकेला पड़ जाता है, और ऐसे में उसे हर तरफ उसे अपनी मौत नजर आती है। और वो किसके कारण? केवल और केवल अपने अहंकार के कारण। क्योंकि यहाँ पर अहंकार के साथ जो समापन हो रहा है वो है मानवीयता का, आपसी प्रेम का, आपसी रिश्तों का। तो यहाँ ना केवल वो अहंकारी है, बल्कि वो अहंकार का भाव उसे अंदर ही अंदर इतने आक्रोश से भर देता है, इतने क्रोध से भर देता है कि उसे चारों तरफ अगर देखें तो विनाश ही विनाश करने का जो भाव या विचार है वो उसके सामने स्पष्ट होता है। कंस जैसे शासक अपने मानवीय अहंकार में चूर होकर या मानवीय अहंकार के मद में या घमंड में इस प्रकार रास्ता चुन लेते हैं या अपने जीवन का मार्ग कुछ ऐसा चयन करते हैं कि वो उस मार्ग पर अपनी आकांक्षाओं, अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार होते हैं, और इस मार्ग पर वापस लौटना संभव नहीं होता। और इसका अगर निष्कर्ष देखें या इसकी परिणति अगर देखें तो वो क्या है? आत्मनाश की परिणति है। कंस के साथ भी तो यही है, आत्मनाश। वैसे ही अगर वो अहंकार के भाव से ग्रस्त नहीं होता तो शायद उसका विनाश नहीं होता, लेकिन उसने खुद अपने ही हाथों से अपना विनाश तय कर लिया। किसके कारण? केवल और केवल अपनी अहंकारी प्रवृत्ति के कारण। उसके बाद है नारी की स्थिति का चित्रण। देखिए, यहाँ पर मुख्य रूप से पात्रों की अगर बात करें तो देवकी है जो कंस की बहन है। अस्थि का चित्रण किया गया है जो कंस की पत्नी है। तो यहाँ पर दोनों नारी पात्र ऐसे पात्र हैं जो कंस के बहुत ही नज़दीक के रिश्ते हैं। एक उसकी बहन है और दूसरी उसकी पत्नी है। लेकिन दोनों के प्रति कंस का व्यवहार कैसा है? क्या नारी, ये तो राजसत्ता से जुड़ी हुई स्त्रियां हैं, लेकिन इनके साथ क्या कंस का व्यवहार उचित है? तो समाज में समाज कैसा है? पुरुष प्रधान समाज है। ऐसे में नारी की स्थिति अच्छी नहीं है। वैसे भी हम महाभारत का जो घटनाक्रम है या कथानक है पौराणिक, उसके बारे में सब जानते हैं। तो कंस देवकी को, जो उसकी बहन है, बंदी बना लेता है। बंदी गृह में वो अपनी संतानों को जन्म देती है जिनका क्रूरता से कंस के द्वारा वध कर दिया जाता है। अस्थि जो कि कंस की पत्नी है, लेकिन जब वो भी कृष्ण की बात करती है तो कंस उसे सहन नहीं कर पाता और क्या करता है? अस्थि की हत्या कर देता है। तो यहाँ पर दोनों ही पात्रों के माध्यम से हम देख सकते हैं कि नारी की कोई विशेष स्थिति नहीं है, क्योंकि समाज कैसा है? पुरुष प्रधान समाज है। तो यहाँ पर मूल जो बातें हैं उनका मैंने यहाँ बताने का प्रयास किया है। एक तो उस समय की जो सामाजिक स्थिति है, जो राजनीतिक स्थिति है, वो अच्छी नहीं है। ये किस समय की पौराणिक कथानक के आधार पर तो हम देख ही रहे हैं, लेकिन उसका तत्कालीन स्थिति पर भी वही सब चित्रण कैसे उसके साथ जुड़ा हुआ है। यानी इस कथानक के आधार पर तत्कालीन सामाजिक और राजनीतिक चित्रण किया गया है। सत्ता लोलुपता का उद्घाटन, कि सत्ता की प्राप्ति के लिए जो सत्ता का लालच है, सिंहासन पर बैठने का लालच है, ये कंस को था तो क्या वर्तमान राजाओं को नहीं है? वर्तमान समय में भी तो ऐसा ही चल रहा है। उसके लिए चाहे वो सद्दाम है, चाहे हिटलर है, चाहे मुसोलिनी है, या फिर औरंगजेब, क्या किया उन्होंने अपनी सत्ता लोलुपता के लिए? अपने ही परिवार की हत्या, अपने ही परिवार का वध, नन्हे मासूम बच्चों की हत्या। किसके लिए? केवल और केवल सत्ता के लालच के लिए। मानवीय अहंकार का हमने यहाँ पर बात की, जिससे स्पष्ट है कि मानव अगर अहंकारी हो जाता है तब
आत्मनाश के कगार पर पहुंच जाता है या उसकी परिणति आत्मनाश में ही होती है, अर्थात अपने अहंकार के कारण ही वो अपना अस्तित्व समाप्त कर लेता है। नारी की स्थिति समाज में क्या केवल इस कथानक के आधार पर देखें तब अच्छी नहीं थी, बल्कि वर्तमान तत्कालीन जो परिस्थितियां हैं वहां पर भी तो नारी का जीवन कुछ ऐसा ही चल रहा था। पुरुष प्रधान समाज है जिसमें नारी को क्या मान सम्मान दिया जा रहा है, क्या पुरुष के समान उसको सत्ता या उसके अधिकार उसको मिल पा रहे हैं। तो इस प्रकार अगर हम देखें तो दया प्रकाश सिन्हा जी का ये जो नाटक है वो तत्कालीन उद्देश्यों की पूर्ति करता है, तत्कालीन जो परिस्थितियां हैं उनका उद्घाटन करता है और संपूर्ण समाज में चेतना का कार्य करता है कि हमें जागृत होना होगा समाज में नए बदलाव लाने के लिए, सत्ता में नए बदलाव लाने के लिए, और हमें अपने जीवन के लिए उचित मार्ग तय करने होंगे, उचित रास्ते ढूंढने होंगे ताकि परिस्थितियों में परिवर्तन लाया जा सके। तो उम्मीद करती हूँ कि ये प्रश्न आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह चैनल से जुड़े रहें, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।